चलिए, तो हम लोग जो है देख चुके हैं कि कितने जो है किस प्रकार से अंग्रेजी को सीखना है। तो अंग्रेजी के बारे में समझ चुके हैं कि अंग्रेजी सीखने के लिए जरूरी है आपको वर्ड की जानकारी, ग्रामर की जानकारी, इंग्लिश बुक जो है पढ़ना, उसके बाद जो है आपको इंग्लिश में समझने का प्रयास करना, है ना। क्योंकि आपको पता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। मेहनत पर ही सारा खेल टिका हुआ है। इसलिए कहा गया है, हिंदी के एक श्लोक में कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, अरसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। तो बार बार मेहनत करने से ही कुछ भी अचीव किया जा सकता है। जिस प्रकार से बार बार जो है रस्सी, एक कोमल रस्सी एक कुएं के, ये पुराना उदाहरण है, अभी तो कुआं कहीं दिखाई देता नहीं है। ये पुराने के समय में जिसमें कुएं से लोग जो है, चापाकल नहीं था, कुएं से लोग पानी पिया करते थे, तो उस समय की वो जो उदाहरण दिए गए हैं। तो उस समय कुआं होता था, कुआं पर मेड़ बना होता था जो कि पत्थर से उसको घेरा जाता था, और पत्थर पर जो रस्सी होता है, वो रस्सी, कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से, रगड़ाने से पत्थर पर वो गड्ढा हो जाता था। तो कोमल रस्सी एक सख्त पत्थर पर वो गड्ढा कर सकती है, एक कोमल रस्सी सख्त पत्थर पर गड्ढा कर सकती है। तो क्या आपका मेहनत, क्या आपको जो है सफलता नहीं दिला सकता है? आपकी सफलता क्या है? 10वां क्लास में अच्छा नंबर, टारगेट होता है ना, सब बच्चों का टारगेट होता है। जैसे आप लोग जो है क्लास, अभी 10th के बच्चे हैं, तो 10th के बच्चे हैं, तो आपका टारगेट क्या है? तो आपका टारगेट है, आपका टारगेट है कि मैट्रिक में टॉप करना। क्या टारगेट है? मैट्रिक में टॉप करना। तो ये है आपका टारगेट। तो मैट्रिक में टारगेट ये आप अचीव कर लिए कि हमको जो है टॉप करना है, या फर्स्ट करना है, या आपको जो है बिहार टॉप की श्रेणी में आना है। तो ये टारगेट होना चाहिए। तो दिमाग को ये आप टारगेट दे दिए हैं। मान लीजिए टारगेट जो है इस बार जो है जो बिहार टॉप वाले बच्चे जो थे, है ना, बिहार टॉप वाले बच्चे जो थे, वो आपको 400 जो है 81 से ऊपर ही थे, 481 नंबर लाने वाले से, है ना, जो ऊपर ही थे। तो ऐसे में आप लोगों को टारगेट में रखना है, 481 है, तो आप लोगों को जो है टारगेट में रखना है कि हमको लाना है कितना, हमको जो है टारगेट में लगा लीजिए कि हमको जो है नंबर लाना है 490 प्लस, 490 प्लस जो है ये टारगेट रखिएगा, तभी जो है बिहार टॉपर में आइएगा, है ना, बिहार टॉपर में आइएगा, मतलब 1 नंबर पे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये जानते हैं कि 500 नंबर में और लाना है 490 नंबर, 10 नंबर। अभी बिहार की सॉरी, एक दिल्ली की जो है एक लड़की है, ये लड़का नहीं कर सकता, ये लड़की करती है हर बार। इस बार भी तो देखोगे ना, लड़की ने किया, तो लड़की करती है। लड़की को इसलिए नंबर आ जाता है क्योंकि लड़की के पास जो है वो अपने समय का यूटिलाइज करती है, समय का उपयोग करती है। उसके बाद जो है उसका दोस्ती कम रहता है, खेलती कम है, दोस्त कम है। घर के काम करने के बाद सारा समय जो है वो किस पर दे रही है? तो पढ़ाई पर दे रही है। उसके बाद लड़कियों में एक गुण और पाया जाता है कि लड़कियों का राइटिंग अच्छा होता है, क्योंकि वो अस्थिर से लिखती है, धीरे धीरे लिखती है, माने धीरे धीरे जो है दिमाग अस्थिर करके लिखती है, इसलिए जो है उसका राइटिंग अच्छा रहता है। लड़का सब क्या करता है, जल्दीबाजी में हमको खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, तो वो लड़का जल्दी जल्दी में लिखता रहता है, तो उससे क्या होता है कि उसका राइटिंग नहीं बैठता है। तो लड़कियों का राइटिंग बैठता है, पहली बात। दूसरी बात है कि वो ज्यादा समय देती है पढ़ने के लिए, इसलिए बिहार टॉप में लड़कियां ज्यादा जा रही है। तो आप लोगों को जो है इसमें इस श्रेणी में आना है। अब हाँ, दिल्ली की बात कर रहे थे, तो दिल्ली की एक लड़की है, वो 500 में 500 नंबर ले आई। दिल्ली बोर्ड में दिल्ली की लड़की 500 में 500 नंबर लाई है, पिछले बार की बात है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर पंजाब बोर्ड से, अच्छा ठीक, देख लेंगे। तो सबसे पहले नंबर जो है ना, नंबर जो है आप ला सकते हैं, है ना, नंबर जो है ला सकते हैं, बशर्ते उसके लिए क्या करना होगा कि जो मेरे बताए तरीके हैं उस पर चलना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं, मेरा उस पर चलना पड़ेगा, है ना। राइटिंग को जो है बहुत अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद अपने से बुक को पढ़ना पड़ेगा,
अपने से ही जो नोट्स मिलता है, नोट्स तो बहुत सारे जो है लास्ट टाइम में जो आप लोगों को नोट्स में देना चालू करता हूँ, लेकिन आप वो जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी पुस्तकों को 2 बार 3 बार खत्म करिए। जो भी मैथ के बुक हैं, साइंस के बुक हैं, सोशल साइंस के बुक हैं, जो भी आपका सिलेबस है, एक बार पढ़ने से आपका जो है ये नंबर नहीं आएगा। मन से 2 बार 3 बार पढ़िएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तभी ये जाकर के ये संभव है। कोई बच्चा सोच लेगा कि एक बार पढ़ करके इतना नंबर ले आए, संभव नहीं। तो ये टारगेट आपका है। तो सारे बच्चों का टारगेट है, हर व्यक्ति का टारगेट अलग अलग होता है। जैसे कोई बच्चा 9वां क्लास में है तो 9वां में उसको बेसिक नंबर लाना है, 10वां में है तो उसका टारगेट होता है 10वां में बेसिक नंबर लाना। उसके बाद इंटर में बच्चे हैं तो उसका टारगेट होता है बेसिक नंबर लाना। इंटर के बाद बच्चे का जो टारगेट हो जाता है नौकरी लेना। क्या होता है? नौकरी लेना। तो फिर वो बच्चे का टारगेट चेंज हो जाता है, फिर वो नौकरी के लिए प्रयास करने लगता है। लेकिन जो बच्चे का, जिस बच्चे का है ना क्लास, जिस बच्चे अब जो है आप सोचते होंगे कि सर इतना पढ़ना क्यों जरूरी है ना, क्लास अभी तक पढ़े, 10वां क्लास तक पढ़े, है ना, स्टार्ट किए पहला से लेकर के 10वां क्लास तक आप पढ़े हैं, और उसके बाद और क्यों मेहनत करना है ना, हमेशा जो मेहनत करना पड़ता है, हर साल मेहनत करना पड़ता है, तो इससे क्या मिलेगा? तो जो बच्चा जितना ही मेहनत कर रहा है उतना ही कम मेहनत उसको कंपटीशन पास करने के परीक्षा में करना पड़ेगा। तो जो बच्चा क्लास 6, जो बच्चा क्लास है, जो बच्चा क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ज्यादातर इतना ही। और ये जो है कुछ परीक्षा के लिए इतना ही आप पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी। अब जो है अब लगातार पढ़े हैं जो बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो बच्चे पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, उनका जो है कोई भी कंपटीशन परीक्षा में बैठेंगे, मैट्रिक इंटर तक अच्छा से पढ़ाई करिए, और उसके बाद कोई भी परीक्षा बैठेंगे, जैसे इंटर करते करते किसी का उम्र हो जाता है 17 साल हो जाता है, किसी का 18 साल हो जाता है, तो कंपटीशन परीक्षा में बैठने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, कितना जो है उम्र चाहिए? तो लगभग जो है नहीं बताते हैं। देखिए कोई भी कंपटीशन परीक्षा के लिए आपका एज जो है 18 है, लेकिन कुछ जो है जैसे आप नेवी जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, तो उसके लिए जो है उम्र कम हो जाता है, उसके लिए हो जाता है आपको 17.5। तो 17 साल जो है इसको ले चाहिए। डिफेंस लाइन में आपको एयरफोर्स है, नेवी है, ये सब जो है इसमें एज इतना ही खुलता है। बाकी में 18 प्लस ये एज जो है चाहिए। तो इंटर पास करते करते नॉर्मली जो है उम्र हो जाता है बच्चों, लड़के एवं लड़कियों को। तो लड़कियों को कम समय मिलता है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। किसी तरह से मम्मी पापा जो है वो मैट्रिक इंटर करा देते हैं, उसके बाद जो है वो मम्मी पापा जो है खास करके लड़कियों के लिए सोचने लगते हैं कि अब लड़की का जो नहीं पढ़ाना है, अब जो शादी कर देना है। तो अगर लगातार मन लगा कर पढ़े यहाँ पे इंटर तक, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 साल में ही आपको नौकरी हो जाएगा, लड़की को खास करके। लड़का को भी वही तरीका है, लेकिन लड़के सब क्या करते हैं, वो सीरियस नहीं रहते हैं अपने जीवन के प्रति। सोचते हैं कि समय हमारे पास काफी है, तो समय काफी है, जो बच्चे सोच लेते हैं तो उनको जो है उतना ही लंबा समय लग जाता है, लेट हो जाता है नौकरी लेने में। और आप लोगों को जो है थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोगों का नौकरी जो है कम समय में हो जाएगा। फिर नौकरी के बाद तो जो है आप अपना डिसीजन ले पाएंगे कि शादी करना है, कब करना है, वो सब लड़की की नौकरी हो जाएगा, वो अपने से निर्णय ले पाएगी। लड़का तक तो वो कमाना ही पड़ेगा, या तो सरकारी नौकरी करे, नहीं तो प्राइवेट नौकरी करे, या कोई भी बिजनेस करे। लड़का को एनी हाउ कमाना पड़ेगा, तभी जो है उसका शादी ब्याह या मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, नाम सब कुछ मिलेगा। और नहीं करेगा तो बदनाम जो है मम्मी पापा भी करेंगे। जिम्मेदारी है बच्चों पर। लड़का होना घर के लिए खुशी की बात है कि लड़का होता है तो भोज होता है,
और लड़की होता है, लड़की जो जन्म लेती है कोनो परिवार में, तो उस परिवार के लोग जो है दुखी हो जाते हैं। क्यों? कि सोचता है कि दहेज देना पड़ेगा, एक जो है घर पर बोझ आ गए, इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन अब जो है शिक्षा का स्थिति बढ़ रहा है, तो लोग समझदार हो रहे हैं, तो लड़कियों को भी अब जो है बोझ नहीं समझते हैं। लेकिन कोनो परिवार आज भी जिस घर में 3 गो 4 गो बेटियां हो गई है, बेटा नहीं है, तो उस घर की महिला जो है या उसके पुरुष भी, घर की महिला पुरुष दोनों नाराज रहते हैं बेटी से, ठीक है ना। तो जरूरी है कि आप इसको देखिए। और यहाँ पर मेन बुक जो आपका है एनसीईआरटी है। अब आप लोग 10वां क्लास के बच्चे हैं और आपका जो है सिलेबस, आपका जो बुक लगा हुआ है एनसीईआरटी नहीं लगा हुआ है, आपका लगा हुआ है एससीईआरटी। तो आप पूछेंगे कि सर ये एनसीईआरटी क्या है और एससीईआरटी क्या है? तो एनसीईआरटी जो है वो आपका जो है पूरे भारत में का जो है जो पाठ्यक्रम केंद्र सरकार जो है वो केंद्रीय, ये जो आपको एनसीईआरटी को दिया है ना, वो बुक बनाने के लिए। तो एनसीईआरटी बुक जो है वो पूरे भारत में वैलिड है। और वहीं पर एससीईआरटी जो है वो बिहार सरकार का जो पब्लिकेशन होता है, जो एनसीईआरटी के तर्ज पर ही बनाती है, एनसीईआरटी के तर्ज पर ही बनाती है। कुछ जो है चैप्टर बिहार सरकार अपने भौगोलिक पर्यावरण या जो है संस्कृति के हिसाब से कुछ चैप्टर इसमें जोड़ देती है, और यहाँ पर एनसीईआरटी का जो कुछ चैप्टर है उसको घटा देती है। यानी थोड़ा सा चैप्टर आगे पीछे होता है, लेकिन जो है वो पैटर्न जो होते हैं वो सेम ही होता है, पैटर्न जो है वो भी सेम ही होता है। जैसे आपको मैं पढ़ाता हूँ जो सोशल साइंस में कि जो खिलाफत आंदोलन है, चाहे भारत में जो मूवमेंट हुए, महात्मा गांधी जी का मूवमेंट हो गया, जिसमें आप लोग पढ़े, आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे चौथा चैप्टर में भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा नेशनल मूवमेंट के बारे में। तो उसमें खिलाफत आंदोलन है, सबने अवज्ञा आंदोलन है, दांडी मार्च है, उसके बाद जो है उसी को बोलते हैं जो असहयोग आंदोलन हो गया, उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। इस तरह के मूवमेंट जो है आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो वो सभी जो आपको एनसीईआरटी बुक में भी है और एससीईआरटी बुक में भी है, दोनों बुक में है। तो ये भारत सरकार का जो बुक है, अब इसमें जो है ये पूरी तरह से एनसीईआरटी है, ये परीक्षा में एकदम जो है हो बहु इससे क्वेश्चन रहता है। लेकिन इसी एससीईआरटी में हो बहु क्वेश्चन नहीं रहता है। जो कोई भी परीक्षा होता है, जैसे आप जो है पुलिस का जो आता है, माने पुलिस का वैकेंसी है, चाहे आर्मी का वैकेंसी है, या आपको किसी को टीचर का वैकेंसी है, उसी प्रकार से बहुत सारी वैकेंसी जो है लाती है रेलवे का वैकेंसी। तो सारे के सारे जो है एनसीईआरटी बुक से आता है। अब एनसीईआरटी बुक में मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में मेन बुक जो है कितने बुक ऐसे हैं जिसको पढ़ना चाहिए, जिससे आपको नौकरी लेने में सहूलियत होगा। चाहे कोई भी क्लास का हो, आपको जो है ध्यान रखना है कि 5 विषय को मजबूत करना है। चाहे क्लास 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, है ना, 11, 12, कोई भी क्लास हो, तो उसमें 5 विषय ऐसे हैं जिसको आपको नहीं छोड़ना है, नहीं तो नौकरी नहीं होगी। जिसमें मैंने बताया था कि हिंदी है, दूसरा जो है अंग्रेजी है, तीसरा हो गया आपका गणित हो गया, चौथा आपका हो गया विज्ञान हो गया, और 5वां हो गया आपका सामाजिक विज्ञान हो गया। नहीं, संस्कृत जो है कंपटीशन की परीक्षा में, संस्कृत जो है कंपटीशन की परीक्षा में नहीं पूछता है। 10वां क्लास तक, हाँ 10वां क्लास तक ही संस्कृत जो है में बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये जो है ना, संस्कृत जो है हमारे संस्कृति बिहार के संस्कृति से संस्कृत विषय जो जोड़ता है। संस्कृत में बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे जीवन में संस्कार को भरता है, हमारे कल्चर को भरता है। हमारे जो है जो हमारे पूर्वज किस प्रकार से जो है जीवन यापन करते थे वो संस्कृत में ही है। वेद आदि शब्दों की रचना किस प्रकार से हुई है ना, तो वो सभी जो है संस्कृत में ही है। रामायण गीता तो सभी जो है संस्कृत में वर्णन था। तो
संस्कृति का ज्ञान करने के लिए संस्कृत पढ़ाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोगिता खत्म होते जा रहा है और अंग्रेजी की उपयोगिता बढ़ रही है। इसलिए अंग्रेजी संस्कृत में जो कंपटीशन परीक्षा होती है उसमें संस्कृत में क्वेश्चन नहीं रहता। हाँ, कोई आचार्य में आचार करेगा तो उसके लिए जो है संस्कृत पढ़ना जरूरी है, आप लोग का जरूरी नहीं है। तो संस्कृत में हिंदी जरूरी है, हिंदी से क्वेश्चन रहता है। उसके बाद अब जो है वो कंपटीशन के परीक्षा पर निर्भर करता है कि वो हर कंपटीशन का जो है सिलेबस अलग अलग होता है, विषय उतने रहेगा, लेकिन उसमें जो है क्या होते हैं कि किस बुक से कितना क्वेश्चन रहेगा, यानी कौन सा विषय से कितना क्वेश्चन रहेगा, वो परीक्षा के प्रारूप पर निर्भर करता है। हर परीक्षा में जैसे बीपीएससी के जो सिविल सर्विस का जो है परीक्षा होता है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है सामाजिक विज्ञान से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से। तो वहां पर बीपीएससी के लिए जो है इसका उपयोगिता बढ़ गया। वहीं पर जो है चले जाएंगे आप रेलवे में, तो रेलवे में क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा हो जाता है, गणित से क्वेश्चन हो जाता है, गणित विज्ञान से क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है रेलवे के लिए। वहीं पर जो है बिहार पुलिस में चले जाएंगे तो बिहार पुलिस में जो है हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, इसमें सब में क्वेश्चन रहता है, सबसे क्वेश्चन रहता है। हिंदी अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन रहता है। उसी प्रकार से जो है बिहार पुलिस का जो है उसमें सिलेबस रहता है, तो सबसे यानी 5 विषय से रहता है। तो एक विषय भी छोड़ करके आप जो है आगे नहीं पढ़ पाइएगा, है ना। तो जरूरी है 5 विषय का अध्ययन करना। तो मैं अभी टॉपिक पर था, अंग्रेजी के टॉपिक पर था, तो सबसे पहले अंग्रेजी को टॉपिक को मैं देखूंगा आज, ठीक है ना। समझ गए इसको? क्यों पढ़ना? अभी बहुत बच्चे ऐसे नहीं आए हैं, अभी वो बच्चे नहीं आज आए हैं, वो तो क्लास को मिस कर रहे हैं, उनको तो नहीं समझ में आएगा कि आखिरकार हम क्यों पढ़ना। हम आप जो मेहनत करते हैं तो 10 साल तक 10वां साल 9 साल तक मेहनत कर चुके हैं, 10वां साल मेहनत कर रहे हैं, तो आखिरकार मेहनत क्यों कर रहे हैं ये तो उसको पता नहीं होगा। आगे क्या होगा मेहनत करने से, क्या फायदा मिलेगा, वो तो नहीं जान रहे हैं। देखो पढ़ता सब है लेकिन नौकरी कुछ को मिल पाता है। तो जो समझ लेता है अपने लक्ष्य को, जो अपने जीवन के लक्ष्य को समझ लेता है, उसी को नौकरी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तुम जो ठान लोगे कि हमको एनी हाउ किसी प्रकार से जो, अच्छा सुनो, मैंने हर व्यक्ति हर चीज के लिए नहीं बनता, हर व्यक्ति हर चीज के लिए नहीं बनता। तो अपनी योग्यता को पहचानते हुए कि तुम्हारी योग्यता क्या है। जैसे कोई बच्चा का हाइट नहीं रहे, हम कहें हम आर्मी में जाएंगे, बिहार पुलिस में जाएंगे, तो होगा नहीं होगा ना। तो अपनी क्षमता को देखना है, अपनी योग्यता को देखना है, तुम्हारे पास कौन सी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार से। अच्छा तुम्हारी योग्यता तुमको खुद पता नहीं होता है बहुत बच्चे को, तो उसके लिए टीचर के गाइड चाहिए। आप पूछो कि क्या मैं आर्मी के लिए तैयारी कर सकता हूँ क्या, तो आप टीचर से पूछे कि क्या मैं आर्मी की तैयारी कर सकता हूँ। आप टीचर से पूछे क्या मैं रेलवे की तैयारी कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं उसके लिए क्या मैं उसके लिए जो है योग्य हूँ, क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ, उसमें कोई मुझे छाटा तो नहीं जाएगा लास्ट में। तो ये सब जो है आपको टीचर ही बता पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी ये तो बता दिए कि आपको जो है क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज हम देखेंगे कि आखिरकार जो है हमको अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए वो बता दिए। फिर उसके बाद जो है आपका है ग्रामर। क्या है आज क्लास में मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं ग्रामर का बोझ कराऊंगा आपको आज। अंग्रेजी ग्रामर के समझाने के बाद, ठीक है ना। तो ग्रामर जो है सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ग्रामर पढ़ते समय आखिरकार ग्रामर का परिभाषा क्या होगा, ग्रामर का परिभाषा क्या होगा वो बताएंगे। ग्रामर हम सीखेंगे, आज की क्लास में ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ग्रामर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं भूल ही गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, हाउ कैन आई गिव यू इंट्रोडक्शन, हाउ कैन आई गिव यू इंट्रोडक्शन, कैसे मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। तो इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन माने परिचय होता है। क्या है, अच्छा पढ़ाई को ना एकदम क्या हुआ है कि पढ़ाई को हलवा बना दिया है, लोग ऐसा बना दिया है कि पढ़ाई बहुत भारी है। पढ़ाई भारी नहीं है। वो जो मजदूर काम करता है, जैसे घर कोई बनता है, वहां पर देखते होंगे कि ईंटा कोई ढोता है, उसके बाद कोई सीमेंट उठाता है माथे पर, कोई जो है वो कढ़ाई उठाता है माथे पर, और उठा करके 4 तल्ला 5 तल्ला 3 तल्ला 2 तल्ला पर लेकर जाता है। वो काम भारी है। बड़े बड़े कल कारखानों में लोग जो है काम करता है 12-12 घंटा, वो काम भारी है, पढ़ाई भारी नहीं है। तुम जब देखोगे ना किसी को काम करते हुए 12-12 घंटा तक मेहनत वाला काम, तब सब लगेगा कि पढ़ाई तो कुछ नहीं है।
पढ़ाई भारी है ये नहीं है, पढ़ाई भारी नहीं है, सिर्फ जो है हम दिमाग में उसको भारी बना लिए हैं। तो पढ़ाई को सिर्फ समझना है, दिमाग का खेल है, दिमाग का उपयोग थोड़ा सा करना है, पढ़ाई आसान है। और तुम अपने जीवन अभी नहीं कर पाया ना, कहा गया है अभी जो स्टूडेंट लाइफ जो होता है वो बहुत ही अच्छा जीवन होता है ना। स्टूडेंट लाइफ को है ना वो सुनहरा जो अवसर कहा जाता है जीवन माने अपना जीवन सुधारने के लिए। तो इस समय को या विद्यार्थी जीवन को बर्बाद ऐसे नहीं होने देना है। सबसे पहले ग्रामर की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की सॉरी। तो इंट्रोडक्शन में कैसे हम क्या करेंगे, तो इंट्रोडक्शन देते समय हमें डरना नहीं है। सबसे पहले अपना परिचय बता दें, है ना। जैसे मैं अपना परिचय बताऊंगा इंग्लिश में कि आई एम रविंद्र कुमार, है ना। आई एम ए टीचर, आई एम इंग्लिश टीचर and also I read social science. My father's name is Sakaldev Mahato. My age is 35, and I am a teacher, and ये जो है हम इंट्रोडक्शन पर कैसे दे देंगे कि आई एम ए टीचर, या खुद जो ऐसे नाम बताना है, नाम हो गया। अब नाम बताएंगे आई एम रविंद्र कुमार, माय फादर्स नेम इज सकलदेव महतो, आई लिव इन मालकोड, माय सेल्फ यही है, आई लिव इन मालकोड, माय डिस्ट्रिक्ट नेम इज वैशाली, है ना, स्टेट बिहार। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन दे देंगे, यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से शॉर्ट में बता देंगे कि माय नेम इज रविंद्र कुमार, माय फादर्स नेम इज सकलदेव महतो, आई लिव एट मालकोड, आई एम ए टीचर। बस आई एम ए टीचर, जस्ट टू यहाँ पर खत्म कर देंगे। आप लोग जो है इंट्रोडक्शन देंगे तो वहां पर बताएंगे कि आप लोग इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें क्या बताएंगे कि अपना नाम बताएंगे, पापा का नाम बताएंगे। उसके बाद जो है अपना जो है एज बता सकते हैं, आई एम 13 इयर्स ओल्ड या आई एम 14 इयर्स ओल्ड, एंड आई रीड इन क्लास 10। बस उतने बताना है। अब जो है इंट्रोडक्शन जो है आपको अपना जो है इंट्रोडक्शन परिचय जो बताएंगे, परिचय जो है परिचय जो बताएंगे तो उसमें क्या है, उसमें अपना नाम बताएंगे, अपना क्या करेंगे, परिचय हो गया। परिचय में सॉरी दोबारा लिखा गया, इसमें क्या करेंगे, अपना नाम हो गया, पिता हो गया, उसके बाद वो हो गया आपको, उसके बाद आपको ग्राम हो गया, घर, उसके बाद जो है एज बता देंगे, उम्र हो गया, और उसके बाद बता देंगे आप जो है कार्य बता देंगे। बस ये देखिए आप नाम बता देंगे, पिता का नाम, ग्राम, उम्र और कार्य, इतना बता देंगे, बस हो गया। तो अब शॉर्ट में बताना है, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना है। तो सिर्फ जो है क्या करिए, अभी नाम बताइए अपना, 1 नंबर में, 2 नंबर में अपना बता दीजिए, और तीसरे नंबर में ये है, और एज छोड़ दीजिए, यहाँ बता दीजिए। शॉर्ट में हो गया। जैसे यहाँ पर शॉर्ट में क्या हो गया, माय नेम इज रविंद्र कुमार, माय फादर्स नेम इज सकलदेव महतो, आई लिव इन मालपुर, आई एम ए टीचर। हो गया, आई एम ए शॉर्ट फॉर्म में हो गया ना। क्वेश्चन देखने बता देना। हाँ नहीं, घर वही हो गया है, घर जो है हो गया, बहुत सारा काम हो गया। हाँ तो यहाँ पर घर बता देगा, खाली उम्र छोड़ देगा। पूछ सकता है ना कहाँ से आया है, कहाँ घर है आपका, आपका घर पूछ सकता है। उम्र थोड़ी, उम्र जो है तो चेहरा दिख ही रहा है ना, वो चेहरा तो दिख ही रहा है, तो वो उम्र का अंदाजा अपने लगा लेगा। ठीक है, उम्र नहीं बताना है, तो इतना चीज परिचय बताना है। तो ये जो है आज आप लोग का जो इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कैसे देना है वो ही आप लोगों को अभी पूछेंगे। जैसे इतना ही बताना है आपको, तो अभी आप लोगों को अंग्रेजी में मुझे बताएंगे, है ना। जैसे इतना तो बता दिए, फिर आपको अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे क्लास में। अभी सब बच्चे जो है बार बार सब अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है ना, खड़ा होइए, जल्दी खड़ा होइए, बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। My father name is Kumar Singh. ये तो बताना है ना, खाली पिता का नाम बता दिया तो नाम बताओ ना। आई लिव बताओ, आई लिव इन, आई लिव इन
Asma, I am a student. Yeah, I read in. उसको बता देगा I read in class 10. हो गया. My name is रंजन कुमारी. My father's name जो भी है. I live in Asma. I read in class. बढ़ो, बढ़ो, बढ़ो. My name is Kumar and father's name is Sakhi Mathur. I live at Malpur. I read in class 10th. I read and I do coaching center. ठीक, बढ़ो, बताइए. My name is Shweta Kumari. My father's name is Vinata Swami. I live at Asma. My village name is Asma. I live in class 10th. I read in class 10th. बढ़ो, बताइए. My name is Shweta Kumari. My father's name is Vinata Swami. I live in Asma. I read in class 10th. ठीक है. My name is Asma Kumari. My father's name is Jayashree Kumar. I live at Malpur. I read in class 10th. ओके, और कुछ बोलना चाहते हैं बोलो. ठीक है, बढ़ो. चलिए बताइए. My name is Shanika. My father's name is Arjuna. I live in Malpur. I read in class 10th. Okay, Sinu. You will carry on. अब वो ठीक है. बोलो. चलो ठीक है, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो. पसंद है. चले बोलो. My name is Shanika. My father's name is Arjuna. I live in Malpur. Class 10th. उसमें देखो वहां पर क्या बोलना है. बोलिए. My name is Jyoti Kumari. My father's name is Ramchandra Kasna. I live in Malpur and I in class. ए आ रहा है तुम लोगों के पास ही. तुम लोगों के पास ही आ रहा है. ठीक है, तुम्हें बताइए. शर्माते क्या है. कैसे बोलो. काट देंगे, नहीं कुछ बोल पा रही है. चलो हटाओ, बताओ. बढ़ जाओ, हटाओ. My name is Yusuf. My father's name is Manoj. I live in Malpur. I live in बढ़. तो My name is Kishan Kumar. My father's name is Manoj. I live in Jolapur. I am a student. My name is Pratik Kumar. My father's name is Vedabudani. I am a student. बस. I live in Asma. I live in class 10. My name is Vivek. My father's name is Devon Osman. I live in Asma. I live in class 10. ठीक है, ठीक है, सही जवाब दिया है. तो देखिए इसी प्रकार से डरना नहीं है. इसी प्रकार से आपको जो है जवाब देना है. जवाब इसी तरह से देना है जिसमें परिचय में आप लोगों को नाम, पापा का नाम, ग्राम और जो है कार्य बता देना है कि आप कौन से काम करते हैं. ठीक है ना. तो इस तरह से इंट्रोडक्शन आप जो है अपना दे सकते हैं. चलेंगे हम नया स्लाइड में और आप लोग को जो है अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, है ना, पढ़ाने का. तो आप बताएंगे आपके इच्छा अनुसार जो हम रूटीन बनाते हैं उस रूटीन के हिसाब से आप लोग जो पढ़ना चाहेंगे वो आज पढ़ाया जाएगा. सबसे पहले आज कौन सा दिन है. मंडे है ना. और सप्ताह में तो एक ही दिन होगा. सप्ताह में तो एक ही दिन होगा. तो अब जो है वही चीज हमको करना पड़ेगा जो हम सोचे थे कल. वही जो है करना पड़ेगा. जैसे फर्स्ट आवर जो है 3 से आई तो हम भूल ही गए थे. आप लोग के जो है भूल करके घर पर बैठे हुए थे, है ना. नहीं बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे.
ये समय जो है हम रहने देते हैं आपके, ये समय हम आपको लिए रहने देते हैं, आसान है ग्रामर, ग्रामर के लिए ग्रामर, ग्रामर या ट्रांसलेशन। दूसरा समय है पढ़ने में मन लग रहा है ना? यस सर, यस सर। खाली कमजोर है बच्चा बोल रहा है, खाली कमजोर है बच्चा बोल रहा है यस सर, यस सर। तो इसका नहीं बोल रहा है का मतलब जो है तो इसका बच्चा को पढ़ने में नहीं लग रहा है। अब हमको बताएंगे, तो समय ज्यादा हो गया है, समय ज्यादा आज हो गया है तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों को। सबसे पहले आज जो पढ़ाएंगे बेसिकली वो ग्रामर पढ़ाते हैं, कल अगला सप्ताह से हम अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज भर हम ग्रामर रहने देते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। इंट्रोडक्शन भी क्लास में था और आपको इंग्लिश के बारे में बताया भी। तो सबसे पहले आज जो है ये हो गया टाइम टेबल, ठीक है ना, ये टाइम टेबल नोट कर लीजिए, टाइम टेबल नोट करिए। और सबसे पहले ग्रामर को हम देखेंगे, ग्रामर का परिभाषा, ग्रामर का परिभाषा क्या होगा बताइए, ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर बताइए, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा क्या बता होगा, क्या बता आप लोगों को? हिंदी, हिंदी बताइए, बताइए ग्रामर क्या है? खाली ग्रामर बताइए, ग्रामर का परिभाषा नहीं नहीं आता बताते। जल्दी करिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना बताइए जल्दी में। ग्रामर का परिभाषा, ग्रामर का परिभाषा
वह पाठ्य पुस्तक जिसे पढ़ने से हमें शुरू शुरू लिखना और बोलना आता है उसे ग्रामर कहा जाता है। और यही जो है आपको हिंदी ग्रामर का ही परिभाषा होगा और इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा होगा, ठीक है। तो आप लोग को ये बच्चे में पढ़ा दिया गया था, आप लोग को याद भी होगा। तो वह पाठ्य पुस्तक जिसे पढ़ने से हमें शुरू से लिखना और बोलना आता है उसे ग्रामर कहा जाता है। अब ग्रामर के बाद जो है आपको पढ़ना है, वर्ड पढ़ना है, लेटर पढ़ना था, वर्ड भी पढ़ना था, सेंटेंस पढ़ना था, तो वो सब बच्चे क्लास में पढ़ना है, वो आगे पढ़ाएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको जो है ग्रामर जो है बताना है और ग्रामर कैसे करते हैं वो बताना है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे करते हैं ये बताना है। यहाँ से आपका ग्रामर शुरुआत होता है, तो जल्दी से इसको उतारिए। यहाँ ये परिभाषा अभी लिखाते हैं आगे जल्दी।